और यदि तुम राजकुमार अमरीश को मारना ही चाहते थे तो मैं तुम्हारे लिए काम कर देती, ऐसा तुमने खुद क्यों किया? अवंतिका के इतना कहते ही राजकुमार दक्ष ने कहा, क्योंकि वह मर चुका है इसीलिए उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अवंतिका ने फिर कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, हालांकि मुझे खबर मिली है कि रणथंबोर सिटी ने पिंडारी सिटी को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर सेना नायक मलिक उस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा सेना नायक प्रद्युम्न को पिंडारी सिटी पर हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा। राजकुमार दक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि क्या है उस प्रस्ताव में? अवंतिका ने कहा, रणथंबोर सिटी के सेना नायक प्रद्युम्न राजकुमार अमरीश की मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका प्रस्ताव है कि वो 8 करोड़ चांदी के सिक्के और तुम्हें रणथंबोर सिटी को मुआवजे के रूप में सौंपें, और अगर पिंडारी सिटी ने ऐसा नहीं किया तो पहले सप्ताह में ही नए साल के सीमा पर तैनात रणथंबोर सिटी की सेना पिंडारी सिटी पर हमला कर देगी। पिंडारी सिटी के शाही महल के बारे में उसे किसी ने बताया है क्या? राजकुमार दक्ष ने पूछा। अवंतिका ने कहा, उसके सलाहकार जयभद्र प्रताप को तुम्हारे शाही महल की हर छोटी बड़ी खबर पता है। उसकी योजना है कि पिंडारी सिटी की बड़ी रानी और उसका महामंत्री भाई 8 करोड़ चांदी के सिक्के और तुम्हें रणथंबोर सिटी के हवाले करना पसंद करेंगे, ताकि तुम बड़ी रानी के बेटे 7वें राजकुमार शिवदत्त को पिंडारी सिटी का अगला सेना नायक बनने में कोई रुकावट न कर सको, जबकि तुम्हारे पिता सेना नायक मलिक रणथंबोर सिटी को तुम्हें सौंपने से इनकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पिंडारी सिटी पर हमला कर दिया जाएगा। राजकुमार दक्ष ने दृढ़ता के साथ कहा, अगर मैं तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय का एक शोध छात्र बन जाता हूं तो मैं अपने परिवार को यहाँ ला सकता हूं, और फिर मेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय की होगी, है ना? मुझे अब जल्दी ही शोध छात्र बनना होगा। राजकुमार दक्ष ने पिंडारी सिटी और रणथंबोर सिटी के बीच युद्ध की चिंता नहीं की, क्योंकि इन दोनों के बीच कई बार लड़ाइयाँ हुई थीं। अगर पिंडारी सिटी राज्य कमजोर होता तो अब तक रणथंबोर सिटी का शाही महल पर कब्जा हो गया होता। उसकी एकमात्र चिंता थी यशोधरा। शाही महल में यशोधरा के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। बड़ी रानी ने हर वक्त यशोधरा की क्षति ही सोची थी। अवंतिका ने कहा, राजकुमार दक्ष, मुझे जाना चाहिए। इसके बाद अवंतिका दक्ष से विदा लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने गुलजीत और हिमांशी उसे आती हुई नजर आई। मुस्कुराते हुए आ रही गुलजीत कौर की नजर जैसे ही अवंतिका पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाते हुए कहा, दक्ष, तुम बार बार पीली कोठी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अवंतिका और राजकुमार दक्ष को कमरे में देख गुलजीत गुस्से में आ गई। उसने हवा में उछलकर तलवार चला दी। गुलजीत कौर के इस व्यवहार से राजकुमार दक्ष हैरान था। वो तेजी से नीचे बैठ गया और बाहर निकल आया। गुलजीत की तलवार वायवन के खंभे पर जाकर लगी। वार इतना शक्तिशाली था कि राजकुमार दक्ष का कमरा दोबारा से खंडहर में बदल गया। तभी काला बिल्ला तेजी से बाहर निकला और उसका पूरा शरीर धूल और गंदगी से भरा हुआ था। वायवन की दीवार काले बिल्ले पर गिरी थी और उसे काफी चोट लगी थी। जब उसने जाना कि गुलजीत कौर के कारण उसे चोट लगी है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने दांत पीसने लगा। गुस्से में वो गुलजीत पर हमला करना चाहता था, लेकिन राजकुमार दक्ष ने उसे रोक दिया। तुम इस हमले से बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। गुलजीत कौर ने दोबारा तलवार उठाई और वो हमले के लिए तैयार हो गई। राजकुमार दक्ष ने अवंतिका को अपने पीछे छुपा लिया और कहा, गुलजीत कौर, हम शांतिपूर्वक बात नहीं कर सकते हैं क्या? गुलजीत कौर ने गुस्से से अवंतिका को देखा और फिर राजकुमार दक्ष से पूछा, पीली कोठी में दूसरे छात्र को लाने की तुम्हें अनुमति किसने दी? गुलजीत कौर, मुझे अवंतिका से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं उसे पीली कोठी के अंदर लेकर आया। और वैसे तुम्हें इससे क्या समस्या है? राजकुमार दक्ष ने कहा, अगर तुम लोग बातें ही कर रहे थे तो दरवाजा क्यों बंद था? तुम लोग क्या छुपा रहे हो? गुलजीत कौर ने गुस्से से पूछा और अचानक चुप हो गई। फिर चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे क्या लेना देना, तुम लोग करो जो करना करो। हिमांशी कौर तुरंत उसके पास आई। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बहन गुलजीत, हमारे पास अब भी करने के लिए बहुत कुछ है। हम इन छोटे मोटे मसलों में बाद में बात कर लें। गुलजीत कौर ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा, मैं इस बार तुम दोनों को छोड़ रही हूँ क्योंकि कल तिमाही परीक्षा है। तुम दोनों मेरे साथ ईवन में चलो। वैसे भी दक्ष को कुछ बताने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। राजकुमार दक्ष ने फिर अपने वाइवन की ओर देखा और आज एक बार दोबारा से वाइवन खंडहर बन चुका था। बेचारा दक्ष बिना कुछ बोले गुलजीत और हिमांशी के पीछे चल दिया। ईवन पहुंचकर गुलजीत और हिमांशी एक साथ बैठी थी, जबकि राजकुमार दक्ष और अवंतिका उनके सामने बैठे हुए थे। गुलजीत कौर ने हॉट मग से चाय निकाली और पीते हुए कहा,
तुम लोगों को पता नहीं होगा कि कल से तिमाही परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा को 2 राउंड में बांटा गया है। पहला राउंड चारों मैथिल आर्ट बैंक द्वारा संचालित चारों विद्यालय के नए खिलाड़ियों के बीच होगा, जबकि दूसरा राउंड रैंकिंग से संबंधित है। इस साल ये प्रतियोगिता गलवान का हमारा कैंपस होस्ट कर रहा है और तुम दोनों विद्यालय के नए छात्रों में टॉप रैंकिंग पर हो। तुम दोनों के प्रदर्शन से तय होगा कि हमारा कैंपस इस परीक्षा में अव्वल रहता है या नहीं। दक्ष, मुझे इस बात की जानकारी है कि तुम्हारी शक्ति और क्षमता बेहतरीन है, लेकिन अन्य 3 परिसरों में भी कई बेहतरीन योद्धा होंगे जो कि तुमसे ज्यादा मजबूत होंगे, इसीलिए ना तो घबराना है और ना ही इतराना। हिमांशी कौर ने कहा, ईस्ट कैंपस सबसे ज्यादा मजबूत है। लगभग हर साल प्रतियोगिता वही जीतता है। इस साल उस कैंपस का टॉपर है विनय मौर्य, जो कि काले जादू के फाइनल स्टेज का योद्धा है। कई वरिष्ठ योद्धाओं का मानना है कि प्रांतीय रैंकिंग के टॉप 50 में वो जगह बनाने में सक्षम है। इस बार उसका लक्ष्य तुम होगे दक्ष, और वो तुम्हें हराकर अपना यश बढ़ाना चाहेगा। गुलजीत कौर ने कहा, साउथ और नॉर्थ कैंपस में भी काले जादू के फाइनल स्टेज के ही योद्धा हैं। वो इतने मजबूत हैं और ये भी स्पष्ट है कि उन लोगों की क्षमता विनय मौर्य से कम नहीं होगी। दक्ष, तुम 2 स्टार स्टेज के योद्धा हो और वो लोग फाइनल स्टेज में हैं, उनसे 2 स्टेज पीछे। ऐसे में अनुमान लगाना कठिन है कि परीक्षा का परिणाम क्या होगा। साउथ और नॉर्थ दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। साउथ और नॉर्थ कैंपस में भी काले जादू के फाइनल स्टेज के ही योद्धा हैं। वो इतने मजबूत हैं तो ये भी स्पष्ट है कि उन लोगों की क्षमता विनय मौर्य से कम नहीं होगी। दक्ष, तुम 2 स्टार स्टेज के योद्धा हो और वो लोग फाइनल स्टेज में हैं, उनसे 2 स्टेज पीछे। ऐसे में अनुमान लगाना कठिन है कि परीक्षा का परिणाम क्या होगा। गुलजीत कौर ने कहा। गुलजीत कौर और हिमांशी को पता नहीं था कि राजकुमार दक्ष ने कल ही काले जादू के 1 स्टार स्टेज में प्रवेश कर लिया है। फिलहाल राजकुमार दक्ष ने भी उन लोगों को समझाना जरूरी नहीं समझा। गुलजीत कौर ने अवंतिका की ओर देखकर पूछा, अवंतिका, क्या तुम सच में काले जादू के फाइनल स्टेज की योद्धा हो? अवंतिका ने कहा, हाँ, मैं काले जादू के फाइनल स्टेज की योद्धा हूँ और मैंने हाल ही में फाइनल स्टेज में प्रवेश लिया है। गुलजीत कौर ने कहा, तुम विनय मौर्य की तुलना में थोड़ी कमजोर हो, लेकिन नॉर्थ और साउथ कैंपस के छात्रों के समकक्ष हो। मुझे उम्मीद है कि तुम टॉप 5 में तो आ ही सकती हो। भले ही विनय मौर्य टॉप पर हो, लेकिन तुम दोनों टॉप 5 में आने की कोशिश अवश्य करना। इसी तरह काफी देर तक गुलजीत और हिमांशी दक्ष और अवंतिका से बातें करती रही। परीक्षा से संबंधित जो भी ध्यान देने वाली आवश्यक बातें थी, वो बातें बताने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद राजकुमार दक्ष पीली कोठी से निकलकर राजकुमार नंद किशोर और अतुल के पास आया। वो दोनों सभी 300 रक्तप्राश की गोलियों को बेच चुके थे और दोनों अतुल के कमरे में बैठकर हिसाब लगा रहे थे। राजकुमार दक्ष ने वहां पहुंचकर 2000 प्रति गोली के हिसाब से अपने हिस्से के 6 लाख चांदी के सिक्के ले लिए। फिर वहां से जाने से पहले राजकुमार नंद किशोर को अमृतांजल की 5 बोतलें देने लगा। दक्ष की ये बात राजकुमार नंद किशोर के दिल को छू गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसने वो बोतलें लेने से मना कर दिया। तब राजकुमार दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, इसे रख लो। अगर मैंने तिमाही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया तो मुझे और भी अमृतांजल की बोतल मिल जाएंगी। अगर आप ये बोतल रख लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजकुमार दक्ष जानता था कि राजकुमार नंद किशोर प्रतिभा का धनी था, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमजोर था। इसीलिए अमृतांजल की ये बोतल उसकी शारीरिक शक्ति को बेहतर बना सकती थी और वो एक मजबूत योद्धा बन सकता था। धन्यवाद भाई, राजकुमार नंद किशोर ने कहा। वो अपने हाथ में अमृतांजल की 5 बोतलों को कसकर पकड़े हुए था और वो काफी खुश था, क्योंकि उसे मालूम था कि अमृतांजल की एक बोतल की कीमत क्या होती है और उसके भाई राजकुमार दक्ष को छोड़कर दूसरा कोई भी उसे इतनी महंगी चीज नहीं दे सकता था। फिर अपनी जादुई अंगूठी से राजकुमार दक्ष ने एक संदूक निकाला और नंद किशोर को देते हुए कहा, ये एक खजाना है, इसे आप अपने पास रख लो। राजकुमार नंद किशोर ने उसे चुपचाप दक्ष की अमानत समझकर रख लिया। उसके बाद राजकुमार दक्ष पीली कोठी में वापस लौट गया। अगली सुबह आसमान साफ था। विद्यालय परिसर की घंटी लगातार 9 बार बजी। गलवान के इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं ड्रिल मैदान में इकट्ठा हो गए। ज्यादातर छात्र अपनी रैंकिंग के अनुसार खड़े थे। सबसे आगे शशि थी, उसके बाद गुलजीत, हिमांशी और फिर अन्य छात्र खड़े थे। फंटूस को हराने के बाद राजकुमार दक्ष का स्थान विद्यालय में 184 हुआ था और वो सभी छात्रों के बीच में खड़ा था। कुछ देर बाद अन्य 3 परिसरों के छात्रों ने ड्रिल मैदान में कदम रखा। उनके साथ 10 वरिष्ठ छात्र थे।
उनमें से एक छात्र प्रांतीय रैंकिंग का योद्धा था। उसके चेहरे का भाव दृढ़ था। वो ईस्ट कैंपस का छात्र विनय मौर्य था। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। ड्रिल मैदान में प्रवेश करने के बाद विनय मौर्य ने जोरदार ठहाका लगाया। सुना था कि गलवान के इस विद्यालय में लड़कियां लड़कों से बेहतर योद्धा हैं। मुझे लगा ये अफवाह है, लेकिन ये अफवाह नहीं, सच है। ये